नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और है नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉरसेट, ईएसआईसी, जीएमसीएच, सीआरपीएफ, उत्तराखंड स्टाफ नर्स, एमपीसीएचओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम अप्रोच कर सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिसकी शुरुआत हम यहाँ पे कर सके। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, चैनल को अभी तक आपने नहीं किया तो डेफिनेटली कर दें क्योंकि यहाँ पे हम अवेलेबल करा रहे हैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन एमसीक्यू सीरीज जिनमें डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं। ये 2 सेशन चलते हैं। मॉर्निंग में 9:30 बजे एमपीसीएचओ के बेस्ट एमसीक्यू सेशन हम करवाते हैं और रात को 9:30 बजे जो है हम रोज करवाते हैं एम्स नॉरसेट को पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के इस एमसीक्यू सेशन का ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और फिर जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है डाइफेन हाइड्रोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड एंड एट्रोपिन सल्फेट, दवाई का नाम है लेमोट्रिन। ये जो दवाई दी जा रही है प्रिस्क्राइब टू ए क्लाइंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, मरीज जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस का है और उसको ये 2 दवाई प्रिस्क्राइब की गई है, डाइफेन हाइड्रोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड एंड एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट जो लेमोट्रिल के नाम से है। ये जो दवाई अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज को प्रिस्क्राइब की गई थी। द नर्स रियलाइजेज दैट द मेडिकेशन इज हैविंग ए थेराप्यूटिक इफेक्ट। आपने रियलाइज किया कि जो दवाई प्रिस्क्राइब की वो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है वो शो कर रही है। व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेड, क्या मरीज में ऐसा आपने नोट किया कि आपको लगा कि ये जो दवाइयां हैं इनका थेराप्यूटिक इफेक्ट मरीज के अंदर आ गया? तो ऐसा क्या नोट किया आपने मरीज के अंदर? पहला बोल रहा है देयर इज एन एब्सेंट ऑफ पेरिस्टालसिस, मरीज में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एब्सेंट हो गए। दूसरा बोल रहा है द नंबर ऑफ डायरिया स्टूल्स डिक्रीजेज, डायरिया स्टूल जो है वो उसके नंबर कम हो गए, स्टूल की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तीसरा क्रैम्पिंग इन द एब्डोमेन हैज इंक्रीज, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग इंक्रीज हो गई। और लास्ट है एब्डोमिनल गर्थ साइज इंक्रीजेज, एब्डोमिनल की गर्थ की साइज इंक्रीज हो गई। जो आप लिखिएगा एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट जो दवाई होती है ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, हम कह सकते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग है। कैसी ड्रग है? एड्रीनर्जिक ड्रग है। और एड्रीनर्जिक ड्रग जो होती है इसका काम क्या होता है, ये पूरी बॉडी को है ना, बॉडी के सारे सिस्टम को, ऑल सिस्टम ऑफ बॉडी, ऑल सिस्टम ऑफ बॉडी, उनको ये ड्रग जो है वो क्या करती है? फास्ट करती है। ऑल सिस्टम ऑफ बॉडी को ये दवाई क्या करती है? फास्ट करती है। और जीआई सिस्टम को, जीआई सिस्टम को ये दवाई क्या करती है? स्लो करती है ना। ये दवाई बॉडी के सारे सिस्टम को तो फास्ट करती है लेकिन जीआई सिस्टम को ये दवाई क्या करती है? स्लो करती है। और यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं इनमें फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है देयर इज एब्सेंस ऑफ पेरिस्टालसिस, तो ये पेरिस्टालसिस को बिल्कुल बंद नहीं करती है। पेरिस्टाल्टिक को बंद करना पैरालाइटिक इलियस कहलाता है, जो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, तो ये बंद नहीं करती है। और बिल्कुल पेरिस्टाल्टिक बंद नहीं होएगा तो एब्डोमेन की गर्थ इंक्रीज नहीं होगी। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बंद हो जाते हैं, पैरालाइटिक इलियस इसको कहते हैं। और जब पैरालाइटिक इलियस हो जाता है, पैरालाइटिक इलियस हो जाता है, इस दवाई से होने की संभावना भी है और हो जाता है तो ये थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं है, ये साइड इफेक्ट हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि हमने इस दवाई को दिया तो हम क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट लाना चाहते थे अल्सरेटिव कोलाइटिस में, सवाल ने यही पूछा है। तो आपको साइड इफेक्ट का आंसर नहीं देना है। अगर वहां पे पैरालाइटिक इलियस हो जाता है या एब्डोमिनल गर्थ इंक्रीज होती जाती है तो ये तो साइड इफेक्ट हो, एडवर्स इफेक्ट हो गया। तो एडवर्स इफेक्ट नहीं चाहिए, आप क्या इफेक्ट लाना चाहते थे? तो हम अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले मरीज में एट्रोपिन देके जीआई सिस्टम की जो पेरिस्टालसिस है उसको स्लो करना चाहते थे। तो जो बी ऑप्शन में लिखा है कि अगर नंबर ऑफ डायरियल स्टूल जो है वो डिक्रीज हो गई, इसका मतलब जीआई सिस्टम स्लो हो गया है ना, इंटेस्टाइन स्लो हो गई। और यही तो हम चाहते थे कि इंटेस्टाइन क्या हो जाए? स्लो हो जाए। तो नंबर ऑफ स्टूल फ्रीक्वेंसी जो है वो कम करने का काम करती है ये दवाई। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए और डी दोनों ही खोटे हो गए। और सी में लिखा हुआ है ये क्रैम्प करती है एब्डोमेन के अंदर, क्रैम्पिंग को इंक्रीज करती है। तो ये जब जीआई सिस्टम को स्लो करेगी तो क्रैम्पिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी इंक्रीज होने की जगह। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ये 2 तो एडवर्स इफेक्ट है। और ऑप्शन सी में जो बोला जा रहा है इसका उल्टा करती है दवाई, ये एब्डोमिनल क्रैम्पिंग को डिक्रीज करती है जिससे मरीज को रिलीफ आता है। तो
ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बी ऑप्शन में इसने क्या बोल दिया, द नंबर ऑफ डायरियल स्टूल डिक्रीजेज, इस दवाई के द्वारा डायरियल स्टूल के नंबर जो है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, द फिजिशियन इज अबाउट टू रिमूव ए चेस्ट ट्यूब, है ना, वहां पे फिजिशियन जो है वो चेस्ट ट्यूब को रिमूव करना चाहता है, चेस्ट ट्यूब लगी हुई है किसी मरीज को, उसको रिमूव करना चाहता है। विच क्लाइंट इंस्ट्रक्शन इज अप्रोप्रिएट, मरीज को कौन से इंस्ट्रक्शन देंगे जब आप चेस्ट ट्यूब को रिमूव करना चाहते हो, तो मरीज को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है टेक ए डीप ब्रेथ, एक्सेल एंड बियर डाउन। सेकेंड है होल्ड द ब्रेथ फॉर 2 मिनट्स एंड एक्सेल स्लोली। थर्ड है एक्सेल अपॉन एक्चुअल रिमूवल ऑफ द ट्यूब। और लास्ट है कंटिन्यूअसली ब्रेथ डीप इन एंड आउट ड्यूरिंग रिमूवल। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। चेस्ट ट्यूब को रिमूव करते समय मरीज को क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, बहुत अच्छे। तो इंपॉर्टेंट चीज है रिमूवल के समय दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन, और कई लोगों ने बिल्कुल सही से कमेंट किया है, सही से जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही ट्रैक पे आप। और एग्जैक्टली ऐसा ही किया जाता है कि जब आप चेस्ट ट्यूब को रिमूव करते हैं तो मरीज को हम कहते हैं टेक ए डीप ब्रेथ, एक्सेल एंड बियर डाउन, ये तरीका काम में लिया जाता है। इसको वाल्सोला मैनवर बोलते हैं बेसिकली। वाल्सोला मैनवर से थोड़े डिफरेंट है। एग्जैक्टली वाल्सोला मैनवर में तो टेक ए डीप ब्रेथ एंड एक्सेल आउट इतना ही होता है। बियर डाउन ये हम साथ में कर रहे हैं, ये मैनवर काम में लिया जाता है चेस्ट ट्यूब को जब रिमूव किया जाता है। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। इनका संबंध चेस्ट ट्यूब के रिमूवल के समय नहीं है, इस तरीके से चेस्ट ट्यूब रिमूव नहीं करते। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों खोटे जवाब है। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्या पूछा जा रहा है, आराम से क्वेश्चन को समझिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे अभी कुछ लोगों ने जवाब दिया सही दिया, कुछ लोगों के गलत जवाब हुए, तो किसी का जवाब सही होता है, किसी का जवाब गलत होता है। इसका क्या रीजन है उसके ऊपर हम बात करें तो आपने अगर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, ऑप्शन को ढंग से नहीं पढ़ा, क्या पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दिया, क्वेश्चन पे वर्क नहीं किया, तो आपके आंसर के गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होता है, ऑप्शन को ढंग से पढ़ना होता है और उसके बाद में जवाब देना होता है, तो आपके आंसर के गलत होने के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि क्लाइंट विद सीवियर एंजाइटी हैज बीन प्रिस्क्राइब हेलोपेरिडोल। एक मरीज है जिसको सीवियर एंजाइटी हो रही है, क्या हो रही है, सीवियर एंजाइटी, और उसको हमने कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की, हेलोपेरिडोल। What clinical manifestation suggest that the client is experiencing side effect from this medication? क्या क्लिनिकल साइन जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि मरीज जो है इस दवाई के साइड इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। हेलोपेरिडोल जो है एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ये एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। और ये एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होता है ये सबसे ज्यादा ईपीएस कराने वाली दवाई होती है। ईपीएस का मतलब होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। ईपीएस का मतलब होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। ईपीएस का मतलब होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। हेलोपेरिडोल एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है और ये दवाई सबसे ज्यादा ईपीएस कराने का काम करती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कराने वाले काम करती है। अब यहाँ पे पूछा है कि इस दवाई का साइड इफेक्ट क्या रहेगा। फर्स्ट है कॉफ, सेकंड है ट्रेमर्स, थर्ड है डायरिया, फोर्थ है पिटिंग एडिमा। और कुछ लोगों ने बिल्कुल सही पहुंचा ना। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट के अंदर जो डिफरेंट टाइप के साइड इफेक्ट है उसमें एक आता है स्यूडो पार्किंसोनिज्म। क्या आता है, स्यूडो पार्किंसोनिज्म। और जो स्यूडो पार्किंसोनिज्म साइन है एक्स्ट्रा पिरामिडल का, उसके अंदर तीन चीज आती है, ट्रेमर्स, ब्रेडिकार्डिया और रिजिडिटी। तीन चीज आती है, ट्रेमर्स, ब्रेडिकार्डिया और रिजिडिटी। तो ये ट्रेमर साइन जो है वो किससे संबंधित है, साइड इफेक्ट से संबंधित है। और किसका साइड इफेक्ट है, ये हेलोपेरिडोल दवाई का। हेलोपेरिडोल दवाई क्या, एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ये एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट है ईपीएस। और ईपीएस में मरीज जो है उसको स्यूडो पार्किंसोनिज्म होता है। 5 साइड इफेक्ट होते हैं ईपीएस में, उसमें एक होता है स्यूडो पार्किंसन, एकथीसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया जो है, इसके अलावा स्यूडो पार्किंसोनिज्म, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, और यहाँ पे ब्रेडिकाइनेशिया, और यहाँ पे है ट्रेमर्स। तो ट्रेमर्स जो है ये साइन है जो इंडिकेट करता है कि मरीज को ईपीएस हो रहा है। ये हेलोपेरिडोल का साइड इफेक्ट के रूप में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, कॉफ,
डायरिया या पिटिंग एडिमा जो है ये ईपीएस के अंदर साइन नहीं आते हैं, ये एलोपेरिडोल के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और फिर जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक क्लाइंट विद ए फीमर फ्रैक्चर इज एग्जिबिटिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मरीज जो है उसको फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, फीमर एक बोन है, उसका फ्रैक्चर हो गया है, सबसे लंबी हड्डी है अपनी बॉडी के अंदर फीमर, और उसका फ्रैक्चर हुआ है और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, एसओबी हो रहा है। पेन अपॉन डीप ब्रीदिंग, जब वो लंबी सांस लेती है तो उसको दर्द होता है, और साथ में कॉफ प्रोड्यूसेज ब्लड टिंग्ड स्पूटम, इसको बोलते हैं हिमोप्टेसिस। तो उसको हिमोप्टेसिस हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है और डीप ब्रेथ लेने पे पेन हो रहा है चेस्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों साइन पूछा जा रहा है। द नर्स वुड डिटरमाइन दैट दीज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये जो 3 साइन आए, कौन से 3 साइन? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेन चेस्ट ड्यूरिंग टेकिंग डीप ब्रेथ और ब्लड टिंग्ड स्पूटम दैट इज हिमोप्टेसिस। तो ये जो 3 साइन आ रहे हैं मरीज को, ये तीनों क्लिनिकल साइन जो है इंडिकेट करते हैं कि मरीज को कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी को इंडिकेट कर रहे हैं ये तीनों साइन। पहला बोला जा रहा है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, दूसरा बोला जा रहा है पल्मोनरी एम्बोलस, तीसरा बोला जा रहा है एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और लास्ट बोला जा रहा है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये क्लिनिकल साइन जो है वो कौन सी बीमारी को इंडिकेट करते हैं? सीएचएफ, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और टेंशन न्यूमोथोरैक्स। फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने क्वेश्चन को सही से हैंडल किया है और सही से जवाब देने की कोशिश की है। हिमोप्टेसिस एक हॉलमार्क साइन होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। हिमोप्टेसिस एक हॉलमार्क साइन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो रहा है और पेन चेस्ट भी हो रहा है और फ्रैक्चर का हिस्ट्री भी है। तो जब फ्रैक्चर होती है तो वहां पे थ्रोम्बस बन जाता है, फैट एम्बोलस बन जाता है और ये जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कारण बनता है और उसकी वजह से मरीज को जो है वहां पे इस साइन प्रकट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हिमोप्टेसिस यहाँ पे हो रहा है, हिमोप्टेसिस जो होता है वो हॉलमार्क साइन है। क्या है? हॉलमार्क साइन है। और किसका हॉलमार्क साइन है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। तो करेक्ट आंसर बी बनेगा। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है क्योंकि सीएचएफ के ये साइन नहीं होते हैं, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के भी ये साइन नहीं है और टेंशन न्यूमोथोरैक्स के भी ये साइन नहीं है। तो ये तीनों ही खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इट्स पल्मोनरी एम्बोलस। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट सूचना है एमपीसीएचओ टेस्ट सीरीज। एमपीसीएचओ डेली टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है और ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल होएगी आपको 5 तारीख से। कहां पे अवेलेबल होएगी? ये टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है 5 तारीख की। मैं बात करूं तो कल से ही ये टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टीम नोवल के। और टीम नोवल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। तो आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाना है और आज ही इंस्टॉल कर देना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप। इस ऐप के ऊपर अवेलेबल होगी 5 तारीख से एमपीसीएचओ की डेली टेस्ट सीरीज। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हो तो ऐप को आज इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग देना ना भूलें। और इसके अलावा एक काम जरूर करें, इस ऐप के ऊपर रिव्यू लिखें ताकि इस ऐप के सारे कंटेंट आप लोगों के लिए खुल जाए और आप एक बेहतरीन तैयारी कर पाए अपने फ्यूचर एग्जाम्स की। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की टेस्ट सीरीज से जुड़ना है आपको तो ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा दूसरी इंपॉर्टेंट सूचना, ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी भी शुरू हो चुकी है टीम नोवल की। और ये ऑफलाइन क्लासेज चलती है लहरिया स्ट्रीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। 2:30 बजे से क्लासेज रहती है। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज जो है वहां पे करवाई जाती है कंसेप्चुअल स्टडी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो अगर आप चाहते हो टीम नोवल से ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना तो पहुंच जाइए कहां? लहरिया स्ट्रीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो दोनों प्लेटफॉर्म ओपन है। बेहतरीन भविष्य निर्माण करना चाहते हो, कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हो, एक बेहतरीन थ्योरेटिकल के साथ में, कंसेप्ट के साथ में, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन के साथ में स्टडी करना चाहते हो तो जुड़ जाइए टीम नोवल के संग और कर दीजिए अपने भविष्य के दरवाजों को खोलने में खुद की मदद। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? एक क्लाइंट विद एल्जीमर डिजीज हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड डोनेपेजिल। एल्जीमर डिजीज है मरीज को, एल्जीमर डिजीज से मरीज सफर कर रहा है, उसको एक दवाई प्रिस्क्राइब की आपने डोनेपेजिल। कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की? डोनेपेजिल। विच इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन एक्सप्लेनिंग अबाउट एरिसेप।
जब आप इस डोनेपेजिल, जिस जो दवाई ब्रांड नेम है एरिसेप के नाम से आती है, जब इस दवाई के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो कौन सी इंफॉर्मेशन आप अपने एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड करेंगे, मतलब इस दवाई से संबंधित क्या बात आप इंक्लूड करेंगे जब मरीज को आप इस दवाई के बारे में समझा रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। फर्स्ट है टेक द मेडिकेशन विद मील, दवाई को खाने के साथ में लेनी है। दूसरा, द मेडिकेशन कैन कोज डिजीनेस सो राइज स्लोली, दवाई जो है उससे चक्कर आ सकता है इसलिए धीरे धीरे उठे, स्लोली उठे। इफ ए डोज इज स्किप्ड टेक टू द नेक्स्ट टाइम, अगर एक डोज स्किप हो जाए तो 2 दवाई ले लेना अगली बार एक साथ। और लास्ट है द पिल्स कैन कोज एन इंक्रीज इन हार्ट रेट, दवाई से हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ये कुछ चीजें आपने इंक्लूड की है, तो इसमें कौन सी बात सत्य है, जो आप लिखिएगा फटाफट। डोनेपेजिल दवाई दे रहे हो, मरीज अल्जीमर डिजीज का है, तो कौन सी बात इंक्लूड करेंगे आप अपने डाटाज के अंदर इन 4 बातों में से। अल्जीमर डिजीज का मरीज है, डोनेपेजिल ले रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन आप मरीज को बताएंगे जब मरीज एरिसेप दवाई ले रहा है, डोनेपेजिल दवाई ले रहा है। 4 ऑप्शन यहाँ पे है, फटाफट से अपना जवाब पुट करिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे। दवाई को विद मील लेने का कोई कंसेप्ट नहीं है, इस दवाई को कभी भी लिया जा सकता है, तो ये आंसर तो खोटा है। मेडिकेशन जो है वो डिजीनेस करती है, बात बिल्कुल सत्य है, इस दवाई से डिजीनेस होता है और इससे मरीज के फॉल होने की हिस्ट्री होती है, ओल्ड एज की बीमारी है और गिरने से बहुत ज्यादा फ्रैक्चर होते हैं ओल्ड एज के अंदर, मरीज ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोटिक होता है, तो इस दवाई से डिजीनेस होता है। मरीज जैसे ही लेट के खड़ा होएगा तो उसको चक्कर आ जाएगा, चलेगा तो चक्कर आ जाएगा, तो हम मरीज को कहते हैं कि अवॉइड करें, जब ये दवाई ले रहा है तो अवॉइड करें। और क्या अवॉइड करें? सडन चेंज ऑफ पोस्चर, सडन चेंज ऑफ पोस्चर, सडन चेंज ऑफ पोस्चर जो है उसको क्या करें? अवॉइड करें, अवॉइड करें सडन चेंज ऑफ पोस्चर को। धीरे धीरे लेट के उठे, उठ के बैठे और बैठ के चले, लेकिन सब काम को धीरे धीरे करें। सडन चेंज ऑफ पोस्चर जो है उसको क्या करना है? अवॉइड करना है, वो नहीं करना है, ये मरीज को इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अवॉइड सडन चेंज ऑफ पोस्चर, स्लोली राइज करे, स्लोली चले वहां पे। सी ऑप्शन कह रहा है कि स्किप करके 2 डोज दे दो अगली, तो ये खोटा जवाब है, ऐसा नहीं करना होता है। और लास्ट है कि हार्ट रेट को इंक्रीज करती है ये दवाई, तो इंक्रीज नहीं करती है, ये हार्ट रेट को क्या करती है? डिक्रीज करने का काम करती है। ये दवाई ब्रेडिकार्डिया करती है, ये दवाई क्या करती है? ब्रेडिकार्डिया करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज करती है साहब, ये हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करती है, तो डी आंसर भी खोटा हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, ये दवाई डिजीनेस करती है, इस दवाई से चक्कर आने की संभावना रहती है, मरीज को आराम से लेट के खड़ा होने का हम कहते हैं, स्लोली राइज करने का बोलते हैं। बी इज द करेक्ट वन, ए सी ओ डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। द क्लाइंट हु हैड एन एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर इज हैविंग डिलेड हीलिंग ऑफ द वुंड। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है मरीज को, और उसमें वुंड की हीलिंग जो है वो डिलेड हो रही है। वुंड की हीलिंग क्या हो रही है? डिलेड हो रही है। विच लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट वुड मोस्ट क्लोजली कोरिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम। कौन सा लैब वैल्यू, कौन सा लैब टेस्ट जो है इस प्रॉब्लम के साथ में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है? कौन सा लैब चीज इस प्रॉब्लम के साथ में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है? मरीज को हो क्या रहा है? स्लो वुंड हीलिंग हो रहा है। कौन सी लैब वैल्यू जो है इस प्रॉब्लम के साथ में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है? आपको ये जवाब देना है। फर्स्ट है डिक्रीज एल्ब्यूमिन, सेकंड है डिक्रीज क्रिएटिनिन, थर्ड है इंक्रीज कैल्शियम, फोर्थ है इंक्रीज सोडियम। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। वुंड की हीलिंग जो है वो डिलेड हो रही है, कौन सा लैब वैल्यू इससे कोरिलेटेड है? फटाफट से जवाब लिखिएगा, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, लैब वैल्यू जो इस प्रॉब्लम के साथ में कोरिलेटेड है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। और ये जो प्रॉब्लम है, जो वुंड हीलिंग डिलेड हो रही है, इससे कोरिलेटेड जो लैब वैल्यू है वो है कि एल्ब्यूमिन जो है वो जब बॉडी में कम होता है तो वुंड की हीलिंग नहीं होती है, क्योंकि एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन वुंड की हीलिंग में मदद करता है। प्रोटीन, एल्ब्यूमिन क्या एक प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है किसमें? वुंड हीलिंग में। प्रोटीन हेल्प करता है वुंड हीलिंग में, तो ये वुंड की हीलिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि प्रोटीन की यहाँ पे क्या है? कमी है, डेफिशिएंसी है, ये डिक्रीज है इसका लेवल। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। एल्ब्यूमिन ही वुंड की हीलिंग में मदद करता है, और यहाँ पे एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो रहा है, इसलिए वुंड की हीलिंग में अल्ट्रेशन होगा, प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो वुंड की हीलिंग जो है उससे संबंधित ये क्वेश्चन था, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए क्लाइंट विद डायग्नोस्ड डायबिटीज विजिट द क्लिनिक कंप्लेनिंग ऑफ सैकीनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन। मरीज जो है वो कंप्लेन कर रहा है सैकीनेस का, टिंगलिंग सेंसेशन की कंप्लेन कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स टू आस्क।
मरीज डायबिटिक है, क्लिनिक में आया, सेकिनेस हो रहा है थोड़ा और टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, इस तरीके के साइन उसके अंदर आ रहे हैं। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, व्हेन डिड यू लास्ट ईट, लास्ट तुमने खाना कब खाया, डिड यू ब्रिंग योर मेडिकेशन विद यू, क्या तुम अपनी दवाई साथ में लेके आए हो, व्हाट वाज योर ब्लड ग्लूकोज एंड व्हेन वाज इट चेक्ड, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है और ये लास्ट कब चेक किया गया था, और इज देयर एनी वन अवेलेबल टू ड्राइव यू होम टुडे, क्या कोई अवेलेबल है जो तुम्हें अभी घर ले जाए, क्योंकि तुम तो गाड़ी चला नहीं सकते। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको साइन दिए हुए हैं, मरीज को सेकिनेस हो रहा है, मरीज को टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है मरीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों ही साइन, अगर मरीज को सेकिनेस हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, ये दोनों ही साइन किसके हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के हैं। किसके साइन है, हाइपोग्लाइसीमिया के। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज का लेवल 70 mg/dl से कम हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया के साइन है ये। और हाइपोग्लाइसीमिया का चेक कैसे करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करके, आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना पड़ेगा, तभी हाइपोग्लाइसीमिया का पता चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात रहेगी, करेक्ट आंसर रहेगा सी की व्हाट वाज योर ब्लड ग्लूकोज एंड व्हेन वाज इट चेक्ड, तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है और ये लास्ट कब चेक हुआ है, क्योंकि जो ये सिम्टम है ये हाइपो के हैं, हाइपो हो सकता है तुम्हें, तो ग्लूकोज चेक करेंगे, उसके बाद में कोई इंटरवेंशन लेंगे। जैसा ऑप्शन ए में कह रहा है लास्ट खाना कब खाया, तो सीधा ये नहीं पूछेंगे, हो सकता है हाइपो, हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन हाइपो के सिम्टम होते हैं अगर डायबिटीज में ऐसा हो रहा हो तो, बाकी और भी बहुत सारे कारण होते हैं इन सिम्टम के आने के। तो ग्लूकोज चेक किए बिना हम ये डिसीजन तक नहीं पहुंच सकते। मेडिकेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा चांस हाइपो के है, तो हाइपो में दवाई नहीं देनी होती है, आपको वहां पे ग्लूकोज देना होता है, तो ये भी जवाब नहीं बनेगा। और ये तो बाद की बातें हैं सारी। ए बी और डी रिलीवेंट क्वेश्चन नहीं है, रिलीवेंट क्वेश्चन एकमात्र है सी कि आपने लास्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल कब चेक किया और ये कितना था, क्योंकि ये जो सिम्टम आपके आ रहे हैं ये किसके हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के, जिसमें ग्लूकोज का लेवल 70 mg/dl से कम हो जाता है। और डायबिटीज मेलाइटस वालों मरीजों में डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है विच एग्जाम इज मोस्ट रिलायबल इन डायग्नोसिस पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज को डायग्नोस करने का रिलायबल डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा रहेगा, अपर जीआई एक्सरे, गैस्ट्रिक एनालिसिस, एंडोस्कोपी या बेरियम स्टडी। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको पेप्टिक अल्सर का डायग्नोस्टिक टेस्ट बताना। पेप्टिक अल्सर का पता किससे चलता है, जब भी हम पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, जीआरडी के बारे में पढ़ते हैं तो इनका कंफर्मेटिव और रिलायबल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो यूजीआईई होता है। क्या होता है, यूजीआईई। यूजीआई क्या होता है, अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, इसका फुल फॉर्म होता है अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, और एंडोस्कोपी ही इसका रिलायबल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। अपर जीआई एंडोस्कोपी की जाती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप है, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है, लोगों के साथ में दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इसके अलावा अपना इंपॉर्टेंट रिव्यू वहां पे लिख दीजिए। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में इसी ऐप के ऊपर आपको फ्यूचर के अंदर टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और एमपीसीएचओ से संबंधित टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। तो आप इस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके कई सारी चीजें, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और इसके अलावा एमपीसीएचओ की टेस्ट सीरीज भी इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें हैं जो इस ऐप के ऊपर 1 बाय 1 आने वाली है। तो आपको ऐप को इंस्टॉल कर देना है और जुड़ जाना है टीम नोवल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे आपको मिलने वाली है वो सारी चीजें जिनकी जरूरत जो है आपको रहेगी अपने फ्यूचर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो टीम नोवल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार है, उससे जुड़ जाइए और एक बेहतरीन भविष्य की तैयारी वहां पे कर लीजिए, ताकि आप एक बेहतरीन ऐप के साथ में एक फ्यूचर काम आप कर पाए। ये है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी, कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी, तो पहुंच जाइए टीम नोवल के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, लहरिया स्ट्रीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर, जहां पे ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी जो है वो टीम नोवल के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है अगर आपको लाइफ में, तो बस इंतजार किस बात का, पहुंच जाइए लहरिया स्ट्रीट होम के सामने और जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म आप लोगों के खुले हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा सीखना, कुछ बढ़िया सीखना, तो जुड़ जाइए टीम नोवल के संग और कर लीजिए, लगा लीजिए अपने
भविष्य को साकार करने वाले परिंदे के पर और अपने आप को सक्सेस बना डालिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ स्टिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। आप लोगों से गुजारिश, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण ने कहा है सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन सीख रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर रहे। मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपोर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।